हेलो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम लोग हमारे लॉ का यूनिट 3 का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले, दैट इज फ्रॉड। ओके, मैं पहले आपको बता दूं हम लोग यूनिट 3 में एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इसमें कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखने वाले, जिसमें हमने सबसे पहले कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में हमने एज ऑफ मेजॉरिटी देख लिया था, और वहां पे माइनर के एग्रीमेंट की क्या पोजीशन होती है वो भी हमने देखा। फिर पर्सन ऑफ साउंड माइंड, फिर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के बारे में हमने पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी थी। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे ओके, और आगे जाके हम लोग देखने लग गए फ्री कंसेंट के बारे में। फिर हम लोग बोलने लगे कि फ्री कंसेंट कब कब होता है, जब आपका कंसेंट किन चीजों से ना लिया गया हो तो जाके फ्री कंसेंट बनेगा। कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, इनसे न लिया गया हो तो जाके आपके कंसेंट को फ्री कंसेंट बोला जाएगा। जिसमें हमने कोर्जन देख लिया था, अंडर इन्फ्लुएंस देख लिया था। आई होप आपको सब ये चीजें याद भी होगी। ओके, अब ये कोर्जन में हमने क्या देखा था, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, और unlawful detaining and threatening to detain the property of another with prejudice to other with intention to induce him to enter into contract। ये हो जाता है आपके कोर्जन का डेफिनेशन। ओके, और फिर उसके बाद में हमने छोटी मोटी बातें देखी रिलेटिंग टू कोर्जन। फिर हम लोग आए थे अंडर इन्फ्लुएंस में। अंडर इन्फ्लुएंस में आपको मैंने बताया था where there subsists what relationship between the parties where one party is in a position to dominate the will of another and the party takes undue advantage, unfair advantage of its position। ओके, तो अच्छा ये काय के लिए बताना, with intention to other party making enter into contract, तो इसको हमने बोला था अंडर इन्फ्लुएंस। तो ये चीजें हमने देखी, और फिर हमने वो भी देखा था कि भाई कहाँ कहाँ पे बोला जाएगा कि पार्टी कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग पार्टी बन सकती है। तो उसमें आपने एक पॉइंट देखा था जब रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी होती है, जैसे मास्टर एंड सर्वेंट की बात की हमने। फिर उसके बाद हम लोग और थोड़ा सा आगे जाके हम लोग बोल रहे थे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जहाँ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप होता है, वहां पे भी क्या हो सकता है बताना आपकी हम लोग बोल सकते हैं डोमिनेटिंग पोजीशन आ सकती है। फिर तीसरा हमने देखा था मेंटल डिस्ट्रेस, है ना, मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस, और उसके बाद में अनकंसाइनेबल बार्गेन। तो अनकंसाइनेबल बार्गेन में हम लोग बार्गेनिंग ऐसे कर रहे हैं जिससे होने क्या वाला है बताना, हम लोग ऐसा सामने वाले पे मतलब अगर हम लोग बहुत ज्यादा अमाउंट पे एक्सॉर्बिटेंट रेट पे अगर इंटरेस्ट हम लोग ले रहे होंगे तो किसी को भी समझ में आ जाएगा कि मनी लेंडर यहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस कर रहा था सामने वाले के ऊपर। ओके, तो ये हमने सब बातें देखी थी। आपको याद भी होगा यहाँ पे हमने केस लॉ भी देखा था, कृपा राम वर्सेस व्हाट अल उद्दीन, है ना, वो सामी अल उद्दीन एड खान, ये हमने एक केस लॉ भी यहाँ पे देख के रखा हुआ था। ओके, अब ये सब होने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फ्रॉड के तरफ। ओके, तो एक बात समझ लो, अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या किसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अंदर अगर फ्रॉड इन्वॉल्व होगा, इफ देयर इज फ्रॉड इन्वॉल्व इन एनी एग्रीमेंट, तो याद रखना बच्चों वो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या बनने वाला है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। या मैं बोलूंगा जब फ्रॉड इन्वॉल्व होगा तब सामने वाले का कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होगा। देखो फ्रॉड तो ऐसे बहुत इजीली हमको समझ में आ जाता है। मैं बोलता हूँ कि यार किसी ने आपके साथ में फ्रॉड किया, वो आपको समझता है कि फ्रॉड करने का मतलब क्या है। हम जनरलाइज लैंग्वेज में बोलते हैं कि किसी ने हमको धोखा दे दिया, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर कोई तुम्हारे साथ में फ्रॉड करेगा तो आप सोच के बताना क्या आपका कंसेंट फ्री कंसेंट था, तो जवाब है जी नहीं, आपका कंसेंट तो वहां पे क्या नहीं होता, फ्री कंसेंट नहीं होता। ओके, तो बोलने का मतलब क्या हुआ, जब कोई पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉड करता है सामने वाले के साथ में तो उसका कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं माना जाता, और जब फ्री कंसेंट ना हो ड्यू टू फ्रॉड तो वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बन जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जिसका कंसेंट फ्री नहीं था उसके पास में ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन बताना, either to resign the contract or to continue the contract। ये किसके पास में ऑप्शन होगा, उस पार्टी के पास में ऑप्शन होगा। ओके, तो बोलने का मतलब क्या हुआ, फ्रॉड की अहमियत कितनी है, जितनी आपके कोर्जन एंड इन्फ्लुएंस की थी, है ना। कोर्जन एंड इन्फ्लुएंस से भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनता, वॉइडेबल बन जाता है। वैसे ही आपके इस पर्टिकुलर फ्रॉड की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट विल बी बिकमिंग व्हाट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल बनता है, जो पार्टी को अपने डिफ्रॉड किया है, मतलब जिसके साथ में फ्रॉड किया है
वो बन जाएगी एग्रीड पार्टी और उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ओके, तो चलो हम लोग थोड़ा सा सेक्शन के वर्डिंग में जाते हैं। इसका सेक्शन है सेक्शन 17, 17 पे खतरा है ना, फ्रॉड है ना भाई, फ्रॉड बोले तो खतरे की घंटी होगी, तो 17 पे खतरा याद रखना इसको। फ्रॉड सेक्शन 17 है। क्या बोला गया फ्रॉड के बारे में? फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स। अब बात समझो, देखो हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी लॉ में, आप तो यही पर्टिकुलर लॉ देख रहे हो, बट आगे चल के आप कोई भी लॉ देखोगे तो अगर उसमें आपको कोई डेफिनेशन के अंदर ऐसा दिख जाए कि फ्रॉड इंक्लूड्स, ओके, इंक्लूड्स ऐसे अगर आपको वर्ड दिखे तो हमेशा याद रखना दैट डेफिनेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? इंक्लूसिव डेफिनेशन। उसको क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो जब ऐसे लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे फ्रॉड इंक्लूड्स, इंक्लूड्स बोल दिया तो मतलब फ्रॉड में इंक्लूड होगा, तो फिर उसके नीचे जो पॉइंट आते हैं वो तो पॉइंट आएंगे ही आएंगे, बट उसके अलावा भी और कोई पॉइंट हो सकते हैं जो उसके अंदर आ सकते हैं। ये कब मानने का? जब अगर किसी डेफिनेशन में सिर्फ मींस इंक्लूड्स लिखा होगा, तब आप लोग क्या मानने वाले हो? दैट डेफिनेशन इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। और जब इंक्लूसिव डेफिनेशन आती है लॉ के अंदर, तो इसका मतलब होता है जो पॉइंट सारे हैं उसके अलावा भी और कोई पॉइंट वहां पे आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ फ्रॉड की डेफिनेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स करके लिखा हुआ है। जब किसी डेफिनेशन में मीन्स लिख के आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ इतने ही पॉइंट्स आएंगे। हमेशा याद रखना, जब इंक्लूड्स लिखा गया डेफिनेशन में तो वो होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन, और जब इंक्लूसिव डेफिनेशन आ गई तो इसका मतलब होगा जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं तो उतने पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट वहां पे आ सकते हैं। ये कब की बात बोल रहा हूं मैं? जब आपकी इंक्लूसिव डेफिनेशन होगी तब की बात। बट अगर वहीं पे अगर आपकी डेफिनेशन मीन्स वाली हो, मतलब डेफिनेशन में मीन्स से स्टार्ट हुआ होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? ये इसमें जितने पॉइंट आने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ उतने ही पॉइंट उसके डेफिनेशन के अंदर कवर हो सकते हैं। इंक्लूड के डेफिनेशन में इन पॉइंट के अलावा भी और कोई पॉइंट आ सकता है, मीन्स के डेफिनेशन में बस इतने ही पॉइंट आ सकते हैं। ओके, तो जो डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट होती है उसको बोला जाता है इंक्लूसिव डेफिनेशन, और जो डेफिनेशन मीन्स से स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। ओके, अब यहाँ पे देखा जाए तो फ्रॉड का तो उन्होंने फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स, मतलब इतने ही पॉइंट आएंगे और इतने ही पॉइंट कवर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मीन्स और इंक्लूड दोनों को लिखा गया है, मतलब ये डेफिनेशन इंक्लूसिव भी नहीं एक्सक्लूसिव भी नहीं, दोनों भी है। ओके, मतलब उसमें आएंगे इतने ही पॉइंट, आप सिंपली याद रखना इतने ही पॉइंट को फ्रॉड बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो क्या बोला गया? Fraud means and includes any of the following acts committed by a party, मतलब इनमें से कोई एक, मतलब ये जो नीचे कुछ एक्ट दिए गए हैं, कुछ काम दिए गए हैं, इनमें से अगर कोई एक एक्ट कर दिया जाता है, एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी, मतलब पार्टी क्या कर लेती है? ऐसा कोई एक्ट कर लेती है। इन पांचों में से कोई एक्ट कर दिया टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कन्निवेंस, उसके कंसेंट से, उसके बोलने पे, और बाय हिज एजेंट, या तो वो खुद कर रहा है पार्टी, या फिर उसके बोलने पे कोई कर रहा है, या फिर उसका कोई एजेंट कर रहा है। ओके, तो ये तीनों ने भी अगर कोई एक्ट किया, कौन सा एक्ट? ये जो एरोज मैंने मार के रखा हो, तो इनमें से कोई एक्ट या तो उस पार्टी ने खुद किया और हिज कन्निवेंस, मतलब उसके कंसेंट से, उसके बोलने से किसी और पार्टी ने किया, या फिर उसके एजेंट ने किया। ओके, तो तीनों में से कोई भी एक करता है। क्यों करता है? विथ एन इंटेंट टू डिसीव अनदर। ओके, आपका उसमें इंटेंशन था। ओके, क्या इंटेंट था आपका? टू डिसीव अनदर। डिसीव का मतलब है हार्म पहुंचाना। ओके, हार्म पहुंचाना मतलब सामने वाले को तकलीफ में डालना। ओके, हार्म पहुंचाना। विथ एन इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी देयर टू, और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। इंड्यूस का मतलब क्या है? उसको फोर्स कर देना, उसको फोर्स करना, उसको फुसलाना, है ना, बहलाना, फुसलाना, काय के लिए? टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हुआ आपके डेफिनेशन का आधा पार्ट। देखो उसने क्या बोला है? फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड। फ्रॉड में ये चीज आएंगी और इसमें इंक्लूड होगा क्या? एनी एक्ट, कोई एक्ट
कमिटेड बाय अ पार्टी, जो खुद पार्टी ने किया, और विथ हिज कन्विंस मतलब उसके बोलने पे किसी ने किया, और बाय हिज एजेंट या फिर उसके एजेंट ने किया। ओके, क्यों किया ये सब? विथ एन इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, इसमें इंटेंशन क्या था? सामने वाली पार्टी को डिसीव करना, सामने वाली पार्टी को नुकसान पहुंचाना, ये उसमें इंटेंशन था। टू इंड्यूस हिम, इंड्यूस मतलब उसको फोर्स करना या बहलाना फुसलाना, टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ताकि वो उसको बहला सके, फुसला सके और उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा सके। ओके, तो इनको क्या बोला जाएगा? फ्रॉड। लेकिन उसमें यहां लिखा था एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, इन एक्ट्स में से कोई एक्ट किया है पार्टी ने या पार्टी के बोलने पे या फिर उसके एजेंट ने, क्यों? विद एन इंटेंट टू डिसीव अनदर, सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए, और इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे वक्त हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे फ्रॉड हो गए। तो वहां पे लिखा था एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, तो ऐसे कौन से एक्ट है जिसके करने पे बोला जाएगा कि यहाँ पे फ्रॉड हो चुका है? तो हमको वो एक्ट्स भी देखना जरूरी है, बट पहले हम लोग ये इतना पॉइंट याद कर लेते हैं, है ना। देखो, फ्रॉड मीन्स एन इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड, मतलब जो नीचे दिए गए एक्ट्स है वो कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में है उसने किया, और इस कन्विंस मतलब उसके बोलने पे किसी ने किया, और बाय हिज एजेंट या उसके एजेंट ने किया। ओके, विथ इंटेंट टू डिसीव अनदर, मतलब उसमें इंटेंशन था सामने वाले को डिसीव करने के लिए, सामने वाले को हार्म पहुंचाने के लिए, विद एन इंटेंट टू डिसीव अनदर। ओके, और फिर आगे क्या लिखा गया है? टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ताकि वो सामने वाले को इंड्यूस कर सके, फोर्स कर सके, काहे के लिए? टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको बोला जाएगा लॉ की नजरों में फ्रॉड। लेकिन वो ऐसे कौन से एक्ट्स है जिसके करने पे फ्रॉड बोला जाएगा? तो ये एरोस में हमने उसको यहाँ पे इलैबोरेट करके रखा है। चलो देखते हैं एक एक है किसको हम लोग फ्रॉड बोल सकते हैं। सबसे पहला, द सजेशन एज अ फैक्ट of that which is not true by one who does not believe it to be true. Okay, देखो काफी लोगों का बोलना आता है सर इसमें लैंग्वेज थोड़ी हैवी होती है। डेफिनेटली हैवी होती है। मैं इसकी आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा। जब भी आप रीडिंग करते हो बच्चों, तो हमेशा याद रखना, जैसे आप नॉर्मली कोई भी इंग्लिश की बुक वगैरह पढ़ते होंगे, ओके, कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ते होंगे, तो आप फटाफट पढ़ते हो, आपको भी पता होगा, आप फास्टली पढ़ते होंगे। बट हमेशा याद रखना, लॉ जब भी आपको पढ़ना होगा तो आपको रुक रुक के पढ़ना पड़ेगा। रुक रुक के कैसे? देखो मैं कैसे पढ़ता हूं। द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। देखो ये ऐसे पढ़ने से फर्क क्या गिरता है मैं आपको बताता हूं। जब आप ऐसे लॉ के अंदर स्टॉप ले लेके पढ़ोगे, होता क्या है, जैसे हमने बोला द सजेशन, दिमाग में वर्ड जाता है द सजेशन, फिर उसके बाद में क्या? एज अ फैक्ट, किसका सजेशन? किसी फैक्ट का सजेशन। ओके, ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, बाय वन मतलब उसने सजेशन दिया, हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, जो खुद मानता है कि ये सही नहीं था। बोलने का मतलब क्या है? जब आप ऐसे स्टॉप लेते लेते अगर लॉ की रीडिंग करोगे तो फिर लॉ आपको सिंपल लगने लगेगा। हमेशा याद रखना, अब बहुत बच्चे जो तुम नॉर्मली जैसे पढ़ते हो वैसे ही अगर पढ़ने की कोशिश करोगे लॉ को, तो डेफिनेटली आपको ये लैंग्वेज हैवी लगेंगी और मुश्किल भी लगेंगी। ओके, लेकिन जब आप इसको स्टॉप लेते लेते पढ़ोगे तो इससे दो फायदे होंगे। एक, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आएगी। क्यों? जब आप रुक के पढ़ते हो तो जैसे सजेशन बोला, दिमाग में वर्ड जाता है, अरे हाँ सजेशन की बात चल रही है ना। नहीं तो आप फटाफट ऐसे पढ़ लोगे, द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट व्हिच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। क्या समझ रहा है? कुछ नहीं समझेगा, वो तो बस पढ़ लिया, है ना, सिर्फ पढ़ लिया, दिमाग में क्या गया? कुछ नहीं गया। तो इसके लिए जब भी पढ़ोगे लॉ में तो स्टॉप लेते लेते पढ़ना। वो हमेशा याद रखना, जब स्टॉप लेते लेते पढ़ोगे डेफिनेटली आपका दिमाग मतलब आपको पूरा की पूरा ये सब ग्रास्प होने लगेगा। ओके, तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखना। चलो अब आ जाते हैं अंदर। हम अब ऐसे कोई एक्ट देखने वाले हैं जिनके करने पे बोला जाएगा कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। तो सबसे पहला एक्ट क्या है? द सजेशन एज अ फैक्ट of that which is not true by one
who does not believe it to be true। मतलब क्या हुआ, the suggestion as a fact, मतलब आपने या किसी पार्टी ने सजेशन दिया है किसी फैक्ट का, फैक्ट मतलब किसी भी चीज का अगर आपने सजेशन देके रखा हुआ है, of that which is not true, मतलब जो आपने सजेशन दिया वो ट्रू नहीं है, वो सही नहीं है, by one who does not believe it to be true, मतलब किसने वो सजेशन दिया जिसको खुद को पता है कि वो ट्रू नहीं है, ओके, फिर भी उसने उस चीज का क्या दे दिया, सजेशन दे दिया, तो फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताना, फ्रॉड बोल सकते हैं। ओके, तो सिंपली स्पीकिंग अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हो ऐसे फैक्ट का जो ट्रू नहीं है, जो सही नहीं है, एंड वो भी कौन दे रहा है, द पर्सन हु नोज दैट द फैक्ट इज नॉट ट्रू, ओके, जिसको खुद को पता है कि ये ट्रू नहीं है, फिर भी वो सामने वाले को सजेशन दे रहा है और बोल रहा है कि भाई ये क्या है बताना, ऐसा ऐसा पर्टिकुलर फैक्ट है, ओके। तो ऐसे वक्त हम लोग बोलेंगे कि इस बंदे ने यहाँ पे क्या कर दिया है, फ्रॉड करके रख दिया हुआ है, ओके, यहाँ पे उसने क्या किया है, फ्रॉड करके रखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर दूं तो छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। देखो भाई, कॉन्ट्रैक्ट तो छोटे भी एग्जांपल में आएगा, बड़े भी एग्जांपल में आएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ क्या होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस, फिर उसके अंदर क्या चाहिए, कंसिडरेशन चाहिए, क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो मैं सीधे सीधे छोटे छोटे एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ओके, प्लीज ध्यान से सुनना। अब देखो बच्चों, आपको एक सेलफोन परचेस करना था, ओके, और आपको सेलफोन परचेस करना था फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग सम वीडियोस, कुछ वीडियोस वगैरह आपको रिकॉर्ड करने थे, तो इसके लिए आपको एक सेलफोन परचेस करना था, ठीक है। तो मुझे एक बात बताना, आप लोग कैमरा के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, आप जब भी फोन लेने जाओगे तो आप सामने वाले को क्या पूछोगे, यार इसका कैमरा वगैरह बराबर है कि नहीं है, ओके। अब हुआ क्या, अगर मान लीजिए उस शॉपकीपर ने क्या किया, उसने आपकी बातों से समझ लिया कि यार आपको ज्यादा मोबाइल का नॉलेज नहीं है, वैसे तो होता नहीं है, आपको सबको बहुत काफी नॉलेज होगा, बट सामने वाले ने समझ लिया कि आपको ज्यादा मोबाइल का नॉलेज नहीं है, ओके। तो उसने क्या किया, उसने सजेशन एक ऐसे फोन का किया जो फोन उसका बिक नहीं रहा था, जो सेल नहीं हो पा रहा था, तो उसने सजेशन ऐसे फोन का कर दिया और बोला कि तुम ये ले लो, ये एकदम बढ़िया फोन है, तुमको सब फीचर्स मिल जाएंगे, वगैरह वगैरह बातें कर दी, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, अब आपको चाहिए था मेनली वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए फोन जिसमें फिर कैमरा एकदम अच्छा होना चाहिए, ओके, आपकी पेइंग कैपेसिटी सब कुछ थी, बट सामने वाले ने आपको समझ के बोल दिया कि भाई तुम ये पर्टिकुलर फोन ले लो, तो इसमें आपको सब चीजें एकदम बढ़िया मिल जाएगी। तो आपने बोला ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली उसने जो बिल दिया था उस पर लिखा हुआ भी था कि भाई ये रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। अब ये भी बात थी, आपने वो भी देख ली और वो पर्टिकुलर सेलफोन लेके आप लोग घर पे आ चुके हो, ओके। और जब घर पे आके आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करने लगे या कैमरा देखने लगे तो आपको पता चला कि यार वो जो हमको क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी का ये फोन तो आया ही नहीं है, ओके। अब मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताओ, क्या आपके साथ में फ्रॉड नहीं हुआ? तो जवाब है जी हाँ, आपके साथ में यहाँ पे क्या हुआ है बताना, फ्रॉड हुआ है। कैसे फ्रॉड हुआ है बताओ? क्योंकि सामने वाले ने सजेशन दिया था एज अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, मतलब आपको चाहिए था अच्छे कैमरा वाला फोन, तो उसने जो सजेशन दिया ऑफ फैक्ट, एक फैक्ट का मतलब वो मोबाइल फोन के कैमरे का उसने जो सजेशन दिया है ना, सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, तो उसने जिस सेलफोन का आपको सजेशन दिया तो वो ट्रू नहीं था, वो फिट नहीं बैठता था आपके रिक्वायरमेंट के लिए, विच इज नॉट ट्रू। अच्छा, ये सजेशन किसने दिया? बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। वो सजेशन आपको जिसने दिया था वो खुद मानता था कि ये चीज सही नहीं है, मतलब आपको कैमरा अच्छा चाहिए था तो आपने उसको रिक्वायरमेंट रखी, बट जिसने सजेशन दिया उस फैक्ट का जो गलत था वो खुद पर्सन मानता था कि वो फैक्ट गलत है, मतलब वो खुद मानता था कि इसका कैमरा ढंग का नहीं है, बट उसने बस आपको देख के, आपको बोला बाला देख के उसने क्या कर दिया, वो पर्टिकुलर सेलफोन जो बिक नहीं रहा था वो आपको चिपका दिया। हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं, ये हुआ फ्रॉड, ओके। तो ये आपके साथ में बन जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट।
आपके हिसाब से क्या बनेगा, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। और वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट बना तो आपके पास तो हमेशा कौन सी रेमेडी रहेगी बताना, टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। आप तो कभी भी जा सकते हो और फिर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये हुआ आपका फ्रॉड का पहला पॉइंट। देखो अगर आपको समझ रहा होगा, हमने फ्रॉड की डेफिनेशन में देखा था, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। ये जो एक्ट है इनमें से कोई भी एक्ट किया गया तो उसको बोला जाएगा कि फ्रॉड कर दिया गया है। तो वो एक्ट्स हम लोग देखने निकले, तो पहला फैक्ट हम लोग कौन सा देख रहे हैं बताना, द सजेशन एज अ फैक्ट। मतलब आपने सजेशन किया किसी फैक्ट का, ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, मतलब जो ट्रू नहीं है उसका आपने सजेशन किया, बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मतलब सजेशन भी उसने दिया जो खुद जानता है कि ये ट्रू नहीं है, ये सही नहीं है, जो खुद जानता था उसने ऐसा सजेशन दे दिया। इज दैट क्लियर? तो ये पहला पॉइंट हुआ फ्रॉड के केस में। ओके, तो ऐसे 5 एक्ट्स है जिससे आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। तो कोई भी पर्सन खुद अगर करता है या उसके कनीबन से, मतलब उसके बोलने पे कोई और बंदा करता है या फिर उसका एजेंट करता है ये एक्ट, तो उसको बोला जाएगा फ्रॉड हो गया। ओके, तो ये पहला एक्ट हो गया सजेशन वाला। ओके, उसके बाद द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। देखो क्या बोला गया यहाँ पे, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। मतलब क्या हुआ, कोई बंदा अगर कोई चीज को छुपाता है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, मतलब कोई फैक्ट कोई छुपा देता है, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा बताना, ये आपका बनने लगेगा फ्रॉड। ओके, और जिसको खुद को नॉलेज था उस फैक्ट का, और अगर उस फैक्ट को वो छुपाए, दबाए, एक्टिवली कंसील करे, कंसील करने का मतलब होता है, कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपाना, दबाना। ओके, तो अगर कोई बंदा एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करे और जिसको नॉलेज था उस फैक्ट का, तो इसको भी बोला जाएगा कि उस बंदे ने क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैं आपको पूछता हूँ, देखो बच्चों बीच में या फिर पिछले बैच की बात है, हम लोगों को क्रिकेट खेलने का बड़ा चस्का लगा था। अपने जितने भी स्टूडेंट्स थे इंटरमीडिएट के, फिर अपने फाउंडेशन के जितने भी बच्चे थे, तो ऑलमोस्ट सबके सब क्या करते थे, इंटरेस्ट बताते थे। तो हम लोग संडे टू संडे क्रिकेट खेलने जाया करते थे। ओके, ये पिछले ईयर की बात है। तो अब होता क्या था, अब जब हम लोग फर्स्ट डे गए, तो फर्स्ट डे तो हमने बस ऐसे ही पूछ लिया बच्चों को, यार किसी के पास बैट बॉल स्टंप वगैरह होंगे तो बता दो। तो बैट्स वगैरह इतने कुछ खास नहीं थे, बॉल तो कुछ नहीं, भाई चले गए लेके आ गए, इतना कोई बड़ी बात नहीं होती, बट बैट्स हमारे पास में थी नहीं। ओके, तो मैंने सोचा यार बैट अच्छी चाहिए अपने पास में खेलने के लिए, तो अकॉर्डिंगली मैं चला गया था बैट लाने के लिए। ओके, अब वहां पे जब मैं बैट देख रहा था तो 2 बैट मेरे को बड़ी पसंद आई, करीब 1200 के समथिंग अराउंड थी वो, दोनों के दोनों बैट। ओके, एक बैट थी जो लाइट वेट, एक थी हैवी वेट, मतलब एक का वेट ज्यादा था, एक का थोड़ा कम था। अब हुआ ऐसे, मुझे उस पर्टिकुलर बैट का स्टिकर इतना खास पसंद नहीं आया। ओके, तो मैंने क्या बोला कि इसी कंपनी की ऐसी वैरायटी की दूसरे स्टिकर की मुझे बैट चाहिए। ओके, तो बंदे ने क्या किया, वो दूसरी बैट तो लाके दे दिया, मेरे करीब उसने लाके रख दिया। अब हुआ ऐसे, मैं बस वापस से बैट को देखने लग गया कि भाई सब बराबर है कि नहीं है। हुआ ऐसे था, उस पर्टिकुलर स्टिकर के नीचे जब मैं ऐसे हाथ घुमा रहा था, स्टिकर के ऊपर से हाथ घुमा रहा था, तो हाथ को अचानक महसूस हुआ कि यार यहाँ पे कुछ तो भी गड्ढा है। ओके, एंड अकॉर्डिंगली बंदे ने क्या करके रखा था, उस स्टिकर के नीचे गड्ढे को छुपा के रख दिया था। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं जब उसको पूछ रहा था कि साहब बैट अच्छी है क्या, तो उसने बोला अरे जबरदस्त है, लेके तो जाओ, बहुत जबरदस्त बैट है वगैरह वगैरह, काफी सारी बातें कर दी। ओके, लेकिन जब मैंने एक्चुअल में बैट लिया, स्टिकर पर से हाथ घुमाया, तो मेरे को महसूस हुआ कि वहां पे होल तो गिरा हुआ है इसको। अब फिर मुझे एक बात बताना, सपोज मैं अगर उस बंदे की बात मान लेता और बिना चेक किए बैट लेके आ जाता, तो आपको नहीं लगता उसने तो मेरे साथ में फ्रॉड कर चुका था? क्यों कर चुका था? बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन हैड नॉलेज, उसको नॉलेज था, काय का नॉलेज था, ऑफ द फैक्ट। फैक्ट कौन सा, कि बैट में डिफेक्ट है, ये उस बंदे को बहुत अच्छे से पता था। ही हैड नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज अ डिफेक्ट इन दैट बैट,
बैट में डिफेक्ट है ये उसको बहुत अच्छे से पता था, बट उसने क्या किया, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर दिया। उसने वो बैट का जो डिफेक्ट था उसको कंसील कर दिया, मतलब उस पर स्टिकर चिपका के उसको क्या कर दिया, छुपाने की कोशिश करी। ओके, तो ये भी क्या होगा, फ्रॉड होगा। जब कोई बंदा ऐसे एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करता है, ये भी क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। हाँ, लेकिन ये फ्रॉड तभी माना जाएगा जब मैं एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होता था। एक बात समझ के लेना, मैंने तो बैट परचेस नहीं की वो, क्योंकि मेरे को महसूस हो गया था कि यार दाल में काला है, और मैंने तो उसको बता भी दिया है भाई ऐसे ऐसे तेरी बैट है। ओके, एंड अकॉर्डिंगली मैं दूसरी बैट लेके आया जो एकदम परफेक्ट थी। बोलने का मतलब क्या हुआ, फ्रॉड तब बोलेंगे जब सामने वाले ने एक्टिव कंसीलमेंट करी फैक्ट की और आप उस पे बिलीव करके कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो गए, तो जाके वो फ्रॉड बनेगा या फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब मैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ ही नहीं, तो वो फ्रॉड होने का सवाल ही नहीं उठता। ओके, मैं तो दूसरी बैट लेके आया जो अच्छी बैट थी। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है, जब कोई एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करता है जिससे सामने वाला एंटर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो भी क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। तो अकॉर्डिंगली दो हमने ऐसे फैक्ट्स देख लिए जिसके बेसिस पे आप लोग बोल सकते हो कि देयर वाज व्हाट, देयर वाज योर फ्रॉड, वहां पे फ्रॉड हुआ, ऐसा माना जा सकता है। कौन कौन से दो फैक्ट है, फटाफट बोलना। सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ which is not true by one who does not believe it to be true, मतलब जो खुद मानता है कि ये ट्रू नहीं है वो सजेशन देता है उस पर्टिकुलर फैक्ट का। और दूसरा, an active concealment of fact of one या by one who have knowledge or belief of the fact, मतलब जो बंदा सजेशन देता है, जो सजेशन सही नहीं है, और कौन देता है पता नहीं ये सजेशन, जिसको खुद को पता है कि ये सजेशन सही नहीं है, उसको क्या बोला जाएगा, फ्रॉड। सेकेंडली, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हु हैव नॉलेज ऑफ द फैक्ट, मतलब कोई बंदा अगर फैक्ट को छुपाता है जिसको उसका नॉलेज था, तो वो क्या बन जाएगा, वो भी फ्रॉड बन जाएगा। ओके, उसके बाद अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, मतलब क्या हुआ, किसी ने प्रॉमिस किया है विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, मतलब उसका कुछ परफॉर्मेंस करने का इंटेंशन तो है नहीं, लेकिन उसने फिर भी क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा बताना, ये भी आपका फ्रॉड बन जाएगा। इट विल आल्सो बी बिकमिंग व्हाट योर फ्रॉड। ओके, अब जैसे कोई एक पर्टिकुलर बंदा है जिसने क्या किया, आप सबको बोला कि यार तुम क्या करो, तुम मुझे पैसे जमा करके दो, अगर तुमको तुम्हारे पैसे डबल करने हैं, ट्रिपल करने हैं, तो तुम क्या करो, तुम सब लोग मुझे पैसे जमा करके दो, और मैं क्या करूंगा, मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा अच्छे अच्छी प्लेसेस पे जहां से आपको काफी रिटर्न मिलेगा, काफी अच्छा पैसा मिलेगा, जितना लगाओगे उसका डबल पैसा मिलने लग जाएगा। ओके, एक बंदे ने ऐसा सामने वाले को प्रॉमिस किया कि आप मेरे पास में पैसे जमा कर दो और मैं इसको कहीं लगाऊंगा, अच्छे प्लेसेस पे पैसा लगाऊंगा, जिससे क्या होगा, जिससे आपको डबल मुनाफा होगा, डबल प्रॉफिट होगा, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। ओके, तो ऐसा सामने वाला बंदा बोलता है आप सबको। क्लियर हो गई बात आपको? अब वो बंदे ने प्रॉमिस तो किया था आप मुझे पैसे दो मैं तुमको डबल करके दूंगा। ओके, लेकिन उस बंदे को खुद को पता था कि मैं जो प्रॉमिस कर रहा हूं मेरा कोई इंटेंशन नहीं है परफॉर्मेंस करने का। ओके, उसका इंटेंशन नहीं था ऑफ मेकिंग द परफॉर्मेंस, उसका तो इंटेंशन था पैसे ले लो और भाग जाओ। ओके, पैसे ले लेना और वहां से भाग जाना, ये उसका इंटेंशन था। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, अगर प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, अगर आप कोई प्रॉमिस कर रहे हो विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इट, तो ये भी आपका क्या बनने वाला है, फ्रॉड बनने वाला है। तो हमेशा याद रखना, जब आप कोई प्रॉमिस दे रहे हो लेकिन आपका इंटेंशन नहीं है उसका परफॉर्मेंस करने का, तो ये क्या बनेगा, फ्रॉड। जैसे आपने किसी से गुड्स ले लिए और आप बोलते हो कि मैं तेरे को 1 मंथ के बाद पेमेंट करूंगा, तो ये आपका प्रॉमिस हो गया कि आप 1 मंथ के बाद में उसको क्या करोगे, पेमेंट। बट आपका खुद का इंटेंशन है ही नहीं उसको पेमेंट करने का, तो ये आप लोग क्या कर रहे हो, फ्रॉड ही तो कर रहे हो। दिस इज ऑल्सो व्हाट, फ्रॉड इन द आईज ऑफ लॉ। ये भी क्या हो जाएगा बताना, फ्रॉड माना जाएगा। तो बोलने का मतलब ये हुआ, ये 3 फैक्ट आपके फ्रॉड के अंदर आने लगेंगे। एक तो सजेशन एज अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू by one who does not believe it to be true. फिर second, active concealment of fact by one who have knowledge or belief of it.
और थर्ड हमने क्या देखा, अब प्रॉमिस मेड, मतलब आप प्रॉमिस कर रहे हो विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, मतलब आप प्रॉमिस तो कर रहे हो लेकिन आपका खुद का कोई इंटेंशन नहीं है इसकी परफॉर्मेंस करने का, तो ये भी आपका क्या माना जाएगा बताना, ये भी फ्रॉडुलेंट ही माना जाएगा। इसको भी आप लोग क्या मानोगे, फ्रॉड ही मानोगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। ओके, डिसीव का मतलब होता है हार्म पहुंचाना। ओके, तो डिसीव का मतलब मैंने शायद आपको पहले बताया, तो डिसीव का मतलब है तकलीफ देना, हार्म पहुंचाना। ओके, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, मतलब आप और कोई एक्ट कर रहे हो जिससे सामने वाले को तकलीफ पहुंचेगी। देखो तकलीफ फिजिकल वगैरह बोलोगे वो इंडियन पेनल कोड के अंदर क्या होगा, प्रोहिबिटेड होगा, तो वैसा कुछ करोगे तो वो कोर्जन में आएगा। जो चीज कोर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फिर उसके बाद में मिस रिप्रेजेंटेशन आगे आएगा, फिर आगे तुम्हारा और मिस्टेक आएगा, उनमें जो कवर नहीं होता, ऐसा कोई काम कर रहे हो जिससे सामने वाले को तकलीफ हो, हार्म पहुंचे, डिसीव हो जाए, तो वो भी क्या माना जाएगा, फ्रॉड, अनलेस दैट इज कवर्ड अंडर कोर्जन। वो कोर्जन में अगर कवर हो रहा होगा तो फिर कोर्जन बोलेंगे, है ना, उसकी डेफिनेशन में जाएगा तो कोर्जन बोलेंगे। और अगर उनमें नहीं आया बट सामने वाले को आप लोग डिसीव कर रहे हो, हार्म पहुंचा रहे हो, तो वो इसके अंदर आ गया। और ये जो ऐसे लाइनें होती है वो लूज लाइन बोली जाती है लॉ के अंदर, लूज लाइनें। ओके, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने बोला भाई इतनी ही चीजें कवर होंगी, तो इतनी ही चीजें कवर होंगी तो भाई इसमें से कुछ छूट ना जाए, कल चल के इसके अलावा, ये जो हमने 2-3 पॉइंट देखे, इसके अलावा और कोई फ्रॉड का चेहरा नजर आए तो उसको फ्रॉड फिर नहीं बोला जा सकता था। कब नहीं बोला जा सकता था? अगर ये लाइन हम लोग नहीं लिखते। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि फ्रॉड की डेफिनेशन में आपने बोला मीन्स एंड इंक्लूड्स, मतलब इतने ही पॉइंट कवर होंगे फ्रॉड के अंदर, ऐसे लॉ बोलता है। तो अगर ये एनी अदर एक्ट नहीं लिखा जाता तो प्रॉब्लम क्या होती, कल चल के ऐसा कोई फ्रॉड रहता जो इन 2-3 पॉइंट के अंदर नहीं आता, तो उसको तो फिर लॉ फ्रॉड बोल ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि लॉ ने तो पहले डिफाइन करके रखा कि भाई इतने ही एक्ट्स क्या होंगे, फ्रॉड होंगे। समझ में आ रही बात? इतने ही एक्ट्स फ्रॉड होंगे, और इनके अलावा कोई फ्रॉड का प्रकार निकल के आता है तो फिर तो उसको फ्रॉड बोल ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि लॉ ने तो फ्रॉड की डेफिनेशन इतनी ही डाल के रखी थी, तो इसके लिए ऐसी लूज लाइन वहां पे डाल के रखी है। तो लूज लाइन में ये बोला और इसके अलावा कोई एक्ट कर देते हो जो सामने वाले को तकलीफ दे रहा हो, डिसीव कर रहा हो, वो भी क्या रहेगा, फ्रॉड। ताकि कल चल के कुछ नए टाइप का ही आपने फ्रॉड कर दिया जो ये डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता, इन पॉइंट्स में फिट नहीं बोलता, उसको भी फ्रॉड बोलेंगे। ओके, तो उसको भी चंगुल में लेने के लिए, कवरेज में लेने के लिए ये लूज लाइन वहां पे डाली हुई है। इज दैट क्लियर? तो इसका एग्जांपल तो एक्सपेक्ट मत करो, अभी तक तो फ्रॉड बस इन्हीं डेफिनेशन में से आते हैं। ओके, हाँ, कल चल के अगर कोई नया ही आपने फ्रॉड का तरीका निकाला जो ये डेफिनेशन में नहीं आएगा तो फिर वो फिर भी इसके अंदर कवर होगा, उसको भी फिर फ्रॉड बोला जाएगा। ओके, अनलेस दैट इज कवर्ड बाय कोर्जन एंड इन्फ्लुएंस वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। भाई ऐसा और कोई आप एक्ट कर रहे हो जिसको लॉ खुद क्या बोल देगा, फ्रॉडुलेंट बोल देगा। ओके, कभी कभी लॉ कुछ चीजों को फ्रॉडुलेंट खुद से बोल देता है कि भाई ऐसा कोई काम करोगे तो ये फ्रॉडुलेंट हो जाएगा, इसको फ्रॉडुलेंट माना जाएगा। ओके, तो वैसा भी अगर कुछ एक्ट करते हो जिसको लॉ फ्रॉडुलेंट बोले, वो तो भाई फ्रॉड ही होने वाला है। ओके, सीधी बात है ना, जिसको कोई भी लॉ, अब ये लॉ बोले तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, कोई भी लॉ, अगर कोई भी लॉ जिस चीज को फ्रॉडुलेंट बोले वो तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, वो तो फ्रॉड ही माना जाएगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कंपनीज एक्ट में एक इनसाइडर ट्रेडिंग नाम की कॉन्सेप्ट है। क्या बोल रहा हूं मैं? इनसाइडर ट्रेडिंग। ओके, देखो कंपनी के शेयर्स बिकते हैं, ये आपको पता होगा, शेयर मार्केट में कंपनी की क्या बिकते हैं, शेयर्स बिकते हैं। ओके, और जनता क्या करती है, पब्लिक क्या करती है, ऐसे शेयर्स परचेस कर लेती है। ओके, ये पब्लिक है, ये क्या करते हैं बताना, शेयर्स परचेस कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो शेयर की प्राइसेस है ये हमेशा अफेक्ट होती है छोटी मोटी बातों से। देखो ये पर्टिकुलर जो थ्योरी है, शेयर की प्राइसेस कैसे अफेक्ट होंगी कैसे नहीं, ये कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता। कोई भी कारण से, कोई भी रीजन से शेयर की प्राइसेस अफेक्ट होने लगती है। ओके,
तो ये जो पब्लिक है इनको खुद को नहीं पता होता कि मैंने आज शेयर लिए हैं, इसकी कल क्या प्राइस होंगी, ये किसको पता नहीं होता, इन पब्लिक को कुछ नहीं पता होता। ओके, अब बात समझ के लेना मेरी। अब अगर मान लीजिए ये कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय है जो अकाउंटेंट भी है, ओके, जो काय का काम देखता है, अकाउंट का काम देखता है, तो डेफिनेटली कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान इसको अच्छे से पता चल जाएगा। और इसको पता चला कि कंपनी में अब क्या हो रहा है बताना, इस बार दबा के प्रॉफिट होने वाला है, ये किसको पता चला, एम्प्लॉय को पता चला। तो आपको नहीं लगता कि ये प्रॉफिट हुआ है कंपनी में, जब ये इंफॉर्मेशन बाहर स्प्रेड होंगी, बाहर इंफॉर्मेशन जाएंगी तो शेयर की प्राइसेस तो बढ़ जाएंगी। अरे भाई, जिस कंपनी में प्रॉफिट अच्छा हो रहा है उस कंपनी की शेयर प्राइसेस तो बढ़ने ही वाली है ना। तो अकॉर्डिंगली इस एम्प्लॉय को पता था कि इस कंपनी में अभी इस साल प्रॉफिट दबा के होने वाला है, तो इसकी शेयर की प्राइसेस दबा के बढ़ेगी। ओके, तो आपको नहीं लगता कि इसके पास में एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है? क्या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कि शेयर की प्राइसेस कुछ दिनों में काफी बढ़ने वाली है। ओके, तो अगर ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय अपने किसी रिलेटिव को बोले, क्या बोले रिलेटिव को, कि यार तू क्या कर, इस कंपनी के शेयर्स परचेस कर, आज शेयर की प्राइसेस कम है तो आज परचेस कर ले, अभी कुछ दिनों में हमारी कंपनी का बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस लोगों के सामने डिस्क्लोज होगा, जिसमें हमारा इस बार काफी प्रॉफिट हुआ है। और जैसे ही लोगों को पता चला कि कंपनी में काफी प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी के शेयर की प्राइसेस जो है वो एकदम बढ़ने लग जाएंगी। तो तू आज परचेस कर ले कम प्राइसेस में, कल जब हम प्रॉफिट डिस्क्लोज करेंगे तब शेयर की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, बहुत बढ़ जाएंगी। ओके, तब तो क्या कर देना, सेल कर लेना। मतलब तूने आज 100 में परचेस किया है, कल 150 की प्राइस होंगी तो तू 150 में क्या कर देना, सेल कर देना। और 50 का प्रॉफिट तू अकेला मत रखना, क्योंकि मैं तेरे को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ना कि शेयर की प्राइसेस बढ़ेगी, तो 50 में से 25 रुपए मेरे को दे देना, 25 रुपए तू रख लेना। बात समझ में आ गई? ये ऐसा किसने बोला, एम्प्लॉय ने बोला। क्लियर हो गई बात? अब मुझे एक बात बताओ, ये इंफॉर्मेशन जो एम्प्लॉय ने दी वो तो सिर्फ किसको इंफॉर्मेशन होगी बताना, ये एम्प्लॉय को ही इंफॉर्मेशन हो सकती है और उसके थ्रू उसके रिलेटिव को इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये बाकी के जो पब्लिक है, ये ईडी जनता को क्या उसके बारे में नॉलेज होगा कि शेयर की प्राइसेस इतनी बढ़ने वाली है? तो जवाब है नहीं। वो तो सिर्फ जो कोई बंदा अंदर काम करता है, जिसके पास वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, बस उसी को पता होगा कि शेयर की प्राइसेस क्या होगी। बाकी की जनता को तो पता ही नहीं है कि मैं आज शेयर परचेस करूं तो कल इसकी कितनी प्राइस होगी। बट ये चीजें अंदर के लोगों को पता होती है। ओके, तो अब होता क्या है, नॉर्मली ऐसे जिनको इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, वो लोग ऐसे ही स्प्रेड करते हैं इंफॉर्मेशन अपने रिलेटिव को, फिर रिलेटिव और अपने रिलेटिव को बोलेंगे भाई तू इसमें और अगर मुझे पैसा दे सकता होगा तो दे दे, मैं लगाता हूँ इसका प्राइस इतना बढ़ जाएगा। बोलने का मतलब क्या है, ये तो सब फिर गेम प्री डिटरमाइंड हो जाएगा। जिसके पास में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो दबा के कमा लेगा, और जिन बेचारों के पास में इंफॉर्मेशन नहीं है उनको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। इन शॉर्ट ये एज गुड एज चीटिंग जैसा ही हो गया। तो इसके लिए कंपनीज एक्ट ने स्पेसिफिकली इसको बोला है इनसाइडर ट्रेडिंग। इसको क्या बोला, इनसाइडर ट्रेडिंग। भले ही ये रिलेटिव परचेस करेगा बट किसकी इंफॉर्मेशन पे, इस एम्प्लॉय के, और एम्प्लॉय तो कंपनी का क्या है, इनसाइडर है, तो इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। देखो ये कॉन्सेप्ट आपको सीए फाइनल में मिलेगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मुझे ये पॉइंट आपको बताना है। तो ये क्या हो गया बताना आपका, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो कंपनी लॉ ने इसको स्पेसिफिकली बोल दिया है कि ये फ्रॉडुलेंट है। ये ऐसा अगर कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो ये फ्रॉडुलेंट रहेगा और इस पे पेनल्टी भी रखी जाएगी। ये कंपनीज एक्ट खुद बोल देता है। अब बोलने का मतलब क्या हो रहा है, जब कंपनीज एक्ट खुद बोलता है कि ऐसा कोई आप एक्ट कर रहे हो तो ये फ्रॉडुलेंट एक्ट रहेगा। इनसाइडर ट्रेडिंग इज अ फ्रॉडुलेंट एक्ट। अब आप देखो क्या वो इसमें कुछ आ रहा है क्या, इसमें कुछ कवर हो रहा है क्या? क्या ये ऐसा सजेशन है विच इज नॉट ट्रू? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उल्टा ये जो सजेशन दे रहा है कि शेयर की प्राइसेस बढ़ेंगी, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके, तो मतलब ये ट्रांजैक्शन इसमें कवर नहीं हुआ। द एक्ट टू कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, यहाँ कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हो रहा है क्या, कोई बात छुपाई जा रही है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं आ रहा।
अब प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट, यहाँ ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं हुआ जो ये परफॉर्म नहीं करने वाला, तो ये भी डेफिनेशन में नहीं आ रहा। एनी अदर एक्ट टू डिसीव, इसने कोई ऐसा एक्ट किया क्या जिससे ये डिसीव होगा, नहीं नहीं, इसको तो फायदा मिलेगा, तो ये भी चीज नहीं आएगी। तो अगर देखोगे तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग ये सब पॉइंट्स में से छूट के निकल रहा है। ओके हाँ, लेकिन लास्ट में क्या बोला, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। अब क्योंकि कंपनी लॉ इसको फ्रॉडुलेंट बोलता है, कंपनी लॉ बोलता है ऐसा काम तुम कर नहीं सकते। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन वाइज जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन इस ट्रांजैक्शन को कहीं पे भी रोकती नहीं है। आप देख लो यहां तक के पॉइंट में ये इनसाइडर ट्रेडिंग कहीं फिट ही नहीं बैठता था, है ना। लेकिन इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एक और चीज डाल दी, अगर कोई पर्टिकुलर एक्ट को लॉ खुद बोलता है कि ये फ्रॉडुलेंट है तो उसको हम भी मान लेंगे कि फ्रॉडुलेंट है। तो भले ही लॉ के इतने पॉइंट में, आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इतने पॉइंट्स में इनसाइडर ट्रेडिंग फिट नहीं बैठता था, इनसाइडर ट्रेडिंग को फ्रॉड नहीं बोला जा सकता था, बट क्योंकि कंपनीज एक्ट ने इसको फ्रॉडुलेंट बोला, कंपनीज एक्ट ने इसको प्रोहिबिट किया, तो इसके लिए इसको भी यहाँ पे फ्रॉड माना जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके लिए ये पॉइंट डाला है, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। अगर कोई लॉ उस चीज को फ्रॉडुलेंट बोले तो वो फिर भी क्या माना जाएगा, फ्रॉडुलेंट माना जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इतना ये डेफिनेशन हुआ आपके इस पर्टिकुलर फ्रॉड का। ओके चलो एक बार हम लोग फटाफट रिकॉल करते हैं। सेक्शन 17 में दिया गया था फ्रॉड मींस एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। फ्रॉड में ये चीजें इंक्लूड होती है, कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो किया है, किसने किया है, पार्टी ने किया है, कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कन्विंस, या उसके कंसेंट पे, उसके बोलने पे किसी ने किया है, और बाय हिज एजेंट या उसके एजेंट ने किया है, विथ एन इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, और इसमें इंटेंशन क्या है, टू डिसीव अनदर पार्टी, सामने वाली पार्टी को नुकसान पहुंचाना, वो उसके पीछे क्या था, इंटेंशन था। ओके टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये काय के लिए कर रहे हो, सामने वाली पार्टी को इंड्यूस करने के लिए, आप फोर्स करने के लिए कि भाई तू भी क्या कर ले, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉड बोलेंगे। और ऐसे कौन सा एक्ट है जो करने के बाद उसको फ्रॉड बोला जाएगा, सजेशन एज टू अ फैक्ट व्हिच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, मतलब आप सजेशन दे रहे हो ऐसे फैक्ट का जो ट्रू नहीं है, बट कौन सजेशन दे रहा है, जिसको खुद को पता है कि ये ट्रू नहीं है। ओके एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, मतलब आप कोई फैक्ट को कंसील कर रहे हो, छुपा रहे हो, तो वो भी आपका क्या माना जाएगा, फ्रॉड ही माना जाएगा। तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट ये भी आपका क्या रहेगा, ये भी तुम्हारा फ्रॉड रहेगा। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, मतलब आप कोई प्रॉमिस कर रहे हो बट आपका जरा भी इंटेंशन नहीं है उसको परफॉर्म करने का, वो भी आपका फ्रॉड बनेगा। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, मतलब आप सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए और भी कोई एक्ट करते हो, वो भी उसके अंदर आएगा। और जैसे बताइए लूज लाइन होती है, फ्यूचर में कोई अलग आपने चीज क्रिएट कर दी, उसको भी कवरेज में लाने के लिए ऐसी आपने लूज लाइन डाली हुई है। और एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, और इसके अलावा और भी कोई ऐसी एक्ट होगी जिसको लॉ स्पेसिफिकली फ्रॉडुलेंट बोलता है, तो उसको भी हम लोग फ्रॉडुलेंट मानेंगे। जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग का मैंने आपको एग्जांपल दिया, मतलब अगर अंदर का बंदा किसी को इंफॉर्मेशन देता है तो वो वैसे तो फ्रॉड की कई डेफिनेशन में फिट ही नहीं होता, बट क्योंकि लॉ ने उसको बोला, कंपनीज एक्ट ने बोला कि ये प्रोहिबिटेड है, फ्रॉडुलेंट है, इसके लिए उसको क्या बोला जाता है, फ्रॉडुलेंट बोला जाएगा। ओके दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब अगले लेक्चर में हम लोग आगे की बातें दिखेंगे। ओके